हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। जब कभी भी मैं रेगुलर सेशन लेकर के आता हूं, इस सेशन में मैं ग्रामर के किसी एक टॉपिक को चुनकर उसके कंसेप्चुअल अप्रोच को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। जैसा कि पिछले दिन मैंने ये समझाया कि पेयर सेंटेंसेस, जहां पर दो सेंटेंसेस को जोड़ करके, दो अलग अलग घटनाक्रम को जोड़ करके एक संदर्भित जो है एक सेंटेंस बनाया जाता है जो कि कंप्लीट मीनिंग देता है, उस पेयर सेंटेंस को किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाए। साथ ही मैंने यह भी बताया कि आखिरकार हम टेंस जो है वो 4 क्यों बनाए, और 4 बनाए तो इसका सीक्वेंस क्या है, कौन सा पहले, कौन सा बाद में, कौन सा उससे पहले। इस पर मैंने जो है बहुत सारी बातें की आपसे, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे एपिसोड आपको समझ में आए होंगे। साथ में इससे रिलेटेड जो मैंने 30 क्वेश्चंस आपके सामने रखे, आप सब ने उसे किया होगा और बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा कि हाँ यार, ऐसे अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप प्रैक्टिस करते रहिए। डिफरेंट टेक्स्ट बुक है, प्रैक्टिस बुक है, जहां पर इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, आप वहां से प्रैक्टिस करते रहे। आज हम यहां पर बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की, वो है क्लॉज। ये चूंकि यहां पर क्लॉज में जो है बातें कुछ टेंस की आ जाती है, कुछ संदर्भित होता है, इसीलिए मैं इसको यहीं पर रख करके आपको समझा देता हूं। और ये इस लिहाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर बारी अगर 10 सवाल आपका पूछा जाता है, उसमें से कहीं ना कहीं 3 सवाल जो है इससे रिलेटेड होता है। और ये एपिसोड हो सकता है कि 3 या 4 एपिसोड में जा सकता है, 5 एपिसोड में भी जा सकता है। तो आप धैर्य बनाए रखेंगे, एपिसोड लंबा होगा, क्योंकि जब बात समझानी होती है तो उसमें कुछ भी काटछांट करना वो क्राइम है, फिर बात आपको समझ में नहीं आएगी। मुझे समझ में है ये बात, तो मैं जंप कर जाऊं तो फिर आपको वो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं एक एक चीज आपके सामने आराम से रखूंगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई दुविधा रह जाए, कोई सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट में लिख करके मुझे सूचित करेंगे। फिर जब इसका अगला एपिसोड आएगा तो हम उसमें जो है बात करेंगे कि आपको कहां परेशानी हुई और आखिरकार उस परेशानी की वजह क्या है और उसका निदान क्या है। तो चलिए यहां पर फटाफट नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं क्लॉज और इसकी सारी राम कहानी। देखते हैं कि क्लॉज किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, आखिरकार क्लॉज, सेंटेंस और फ्रेज में क्या अंतर है, क्लॉज कितने प्रकार का होता है, और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें। चलिए देखा। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्लॉज की, और इसको कहीं ना कहीं आपने सुन जरूर रखा है, या क्लास करने के दौरान, या फिर किसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के दौरान, या फिर आपने पढ़ा भी होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़े नहीं होंगे, बट क्लॉज का जो डेफिनेशन दिया जाता है और सेंटेंस के साथ जो उसकी तालमेल है, बहुत सारे बच्चों को, जैसे कि हम सेंटेंस का डेफिनेशन देते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। और क्लॉज के साथ भी जो है कहा जाता है कि लगभग सेंटेंस है या फिर सेंटेंस का हिस्सा है। तो यहां पर हम 2 टर्म इसके अलावा भी हम समझेंगे। एक तो सबसे पहले फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है और सेंटेंस क्या है। मैं इसको ज्यादा लंबे में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि एपिसोड में ऐसे भी बहुत सारी बातें करनी है आपसे, और मुझे लगता है कि इसके डेफिनेशन में ही आज का पूरा एपिसोड चला जाएगा। क्लॉज के डेफिनेशन में क्लॉज की कैटेगरी की बात करेंगे, जो हम अभी पढ़ेंगे, जो हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पर हम जिसको लेकर के इस सेशन की शुरुआत किए हैं उसकी जानकारी रखेंगे, और फिर उसके बाद हम अगले दिन जो है उसका पेयर कैसे बना, और जो कहा जाता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम फ्यूचर इस्तेमाल नहीं करते, तो क्यों नहीं करते, उसका रीजन क्या है। तो कहा जाता है नियम है, हम ऐसा ही करते हैं। तो उन सारी चीजों पर से पर्दा उठाएंगे और एक कंसेप्चुअल अप्रोच लेने की कोशिश करेंगे, ताकि वो हमेशा आपको याद रहे। तो सबसे पहले देखिए कि इस तीनों में, फ्रेज में, क्लॉज में और सेंटेंस में, सिमिलैरिटी अगर हम देखें तो ये सब के सब हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, पहला। दूसरा है मीनिंगफुल, मतलब उस हिस्से का कोई ना कोई मीनिंग जरूर है। ठीक है, वो पूरा मीनिंग संदर्भित हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बट जोड़ा हुआ जो रहता है, जैसे यहां पर अगर आप कहते हैं कि इन द कॉर्नर ऑफ दिस रूम, या इन द कॉर्नर ऑफ माय रूम, या फिर कहते हैं आफ्टर डिनर, या कहते हैं आफ्टर लंच, बिफोर लंच, तो ये भी एक जो है शब्द का ग्रुप है, और इसमें भी मीनिंग है कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले ये तीनों की जो सिमिलैरिटी की बात करें
तो फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहीं ना कहीं से तीनों में मीनिंग है। ऐसा नहीं कुछ भी कोई भी जो है निरर्थक कॉम्बिनेशन हम रख दें और उसको फ्रेज के, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात समझिए कि ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है कि इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, वर्ब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मतलब ये उसका कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। किसी टाइम पर वो काम कर सकता है, जरूरी नहीं है कि उसमें सब्जेक्ट हो, नहीं भी हो, वर्ब हो सकता है, लेकिन ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, वो आपको यहां पर नहीं मिलेगा। अब यहां देखिए क्लॉज में, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, और सेंटेंस जो है वो एक या एक से ज्यादा क्लॉज का बना हुआ होता है। उसमें एक क्लॉज भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। क्लॉज के प्रकार भी हम आगे बात करते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सेंटेंस जो है उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, तो ऑब्वियसली उसमें क्लॉज हो सकता है, 2 3 हो, एक भी हो। तो सिंपल सी बात है कि सबसे बड़ा अगर कहें तो ये, और सेंटेंस में फ्रेजेस भी हो सकते हैं, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, बिफोर डिनर, इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम। तो इस तरीके से हम उस सेंटेंस में यूज करते हैं। तो वो फ्रेज उसे वो काफी छोटा भी हो सकता है, काफी बड़ा भी हो सकता है। तो यहां जो बेसिक डिफरेंसेस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तीनों कहीं ना कहीं से मीनिंगफुल है, कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है, लेकिन वो उतना मीनिंग देने के लिए सक्षम है। अब ये क्या है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, इस दोनों में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलता है, और सेंटेंस क्लॉज से बना हुआ होता है, एक हो, एक से ज्यादा हो। चलिए, मैं समझता हूं कि अभी इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहां पर हमारा जो आज का टॉपिक है, विशेष करके हम इसकी चर्चा करेंगे। मैंने यहां पर ये छोटा सा इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस क्या अंतर है, जबकि तीनों तो एक ही जैसा लिखा था, कुछ ना कुछ उसमें जो है उलझ जाते हैं बच्चे। तो इसलिए मैंने एक आपको छोटी सी जो है तीनों के बीच में डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज या परिचय समझ लीजिए, वो मैंने आपको बता दिया। अब क्लॉज का डेफिनेशन क्या है, कहते हैं क्लॉज इज अ सेंटेंस which contains a subject and a finite verb अब देखिए यहां पर मैं चाहूं तो इस सेशन को यहीं आगे के 10 मिनट में समाप्त कर दूं। 10 मिनट में समाप्त करने का मतलब है कि मैं आपको एक लाइन में बता दूंगा कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। मतलब है कि जैसा कहा जाता है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों फाइनाइट होते हैं। बट इतना कह देने से क्या ये समझ में आ गया क्यों होते हैं, ये बात आपके मन में नहीं आई? बहुत सारे बच्चे इसके आदी नहीं होते। क्या करना है, मुझे रिसर्च करना है, बहुत सारे बच्चों का ओपिनियन होता है। तो बंधु मैं यहां पर सीधा कहूंगा कि दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि आप हमेशा से अंग्रेजी में ये महसूस करते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न में कुछ ना कुछ नया आ गया, क्योंकि आपने कभी मैथमेटिक्स की तरह इसके अप्रोच को पढ़ा ही नहीं कि आखिरकार वो क्यों है। तो हम यहां पर थोड़ा समय लेंगे और तब हम ये आपको बताएंगे कि आखिरकार मैंने ये क्यों कहा कि सिर्फ इतना कह देना कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट होता है कहीं ना कहीं फंसाने वाला होता है। आगे हम इसको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर अब चर्चा करेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या है। तो एक सेक्शन में हम थोड़ा सा टॉपिक बदल करके हम यहां पर वर्ब लेकर के आ रहे हैं और इस डिटेल को आपको बताएंगे। फिर हम क्लॉज के कैटेगरीज की बात करेंगे, उसका डेफिनेशन बताएंगे और इस सेशन के अंत में आपको फिर एक असेसमेंट टेस्ट मिलेगा। वो कुछ क्लॉज पहचानने से भी होगा कि कौन सा क्लॉज है, आप पहचानिए। और फिर हम उसके अगले सेशन में वो कैसे सेंटेंस में यूज होता है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम फ्यूचर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो यहां पर क्या है कि वर्ब को जो है इस लिहाजन 2 हिस्से में बांटा गया। पहला आप कहेंगे और दूसरा, पहला कहेंगे तो कह सकते हैं आप फाइनाइट वर्ब और दूसरा कहेंगे तो कह सकते हैं नॉन फाइनाइट। अब देखिए
कि इसके लिए हमें बस इतना ही कहा जाता है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट होते हैं। ऐसा कहना कहीं से भी उचित नहीं है। सबसे पहले हम फाइनाइट कैसे तय करें, क्योंकि एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा जो है वो एक्शन वर्ड दिखाई देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर आपको लिख के देता हूं और आप इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। जैसे कहते हैं रोहन गोज टू गांधी मैदान टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए गड़बड़ी कहां होती है कि अगर मुझे कोई यह समझा देता है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों फाइनाइट होते हैं, तो देखिए यहां पर आपको क्या, अब यह भी एक एक्शन वर्ड है और यह भी एक एक्शन वर्ड है, क्या ये दोनों फाइनाइट है? नॉर्मल किसी भी बच्चे से यह सवाल पूछ करके देख लीजिए, अगर वो इसका सही तरीके से बिना झिझके हुए जवाब दे तो आप मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइए, या फिर वो क्या जवाब देता है ये आप सुन करके जरूर महसूस कीजिए कि क्या गड़बड़ी है और क्यों आपको भी परेशानी हो रही है। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप अप्रोच के साथ पढ़ें। तो चलिए हम यहां पर क्या करते हैं कि सबसे पहले फाइनाइट को डिफाइन करते हैं, और जो फाइनाइट का डेफिनेशन मेरा एस्टैब्लिश हो जाएगा तो उसी के आधार पर जो उसका विपरीत होगा, जो उसको नहीं फॉलो करेगा, वही मेरा नॉन फाइनाइट होगा। सिंपल सी बात है। तो नॉन फाइनाइट को अभी फिलहाल हम यहां लिस्ट से हटा देते हैं, क्योंकि मुझे एग्जांपल्स बताने होंगे तो जगह चाहिए, और मैं इस डेफिनेशन को भी यहां से हटा ले रहा हूं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस कंडीशन में कोई भी वर्ब फाइनाइट होता है। ठीक है, चलिए। तो आखिरकार फाइनाइट कहने का क्या मतलब है? मैंने पहले भी कहा है और मैं अपने क्लासरूम में ये अक्सर कहता हूं कि जिंदगी सबसे मजेदार तब है जब वो आसान रास्तों से होकर गुजरती है। लोग अक्सर यही समझते हैं, बट अगर कठिन रास्तों से होकर गुजरता है और आप पॉजिटिव हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और तब आप लोगों को सिखा सकते हैं। आपका अनुभव आपके जीवन में आने वाली किसी नई प्रकार की कठिनाइयों के लिए भी जो है वो सक्षम साबित होता है। तो कठिनाइयों का होना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसको अपने हिसाब से हम आसान तरीकों में तब्दील कर लेते हैं। जैसे कि आपने जीके में, जीए में आपने शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग उसको ट्रिक करके क्या पोएट्री के लाइंस के तौर पर याद रखते हैं। तो उसी तरीके से आपको चीजों को समझने की जरूरत है। अगर आप ढंग से नहीं समझते हैं तो आपके लिए हमेशा से गड़बड़ी होगी। और आसानी की जब मैं बात करता हूं तो इंग्लिश में सबसे बड़ी बात जो है उसकी आसानी क्या है, तो उसका सेंस। तो सबसे पहले तो यहां पर जो वर्ब है तो ये वर्ब की कैटेगरी में आता है, और ये देखिए फाइनाइट कहने का मतलब है कि लिमिटेड। कहीं पर भी आप किसी भी डिक्शनरी में इसका अगर सेंस ढूंढेंगे तो इसका सेंस यही आता है कि फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। लिमिटेड कहने का मतलब क्या है कि जिस किसी भी चीज का दायरा खींचा जा सकता है, दैट मींस उसे हम डिफाइन कर सकते हैं और वो डिफाइंड होता है। यह तय हो गया कि ये एक ऐसे वर्ब्स हैं जिसका जो कि लिमिटेड है और जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, और डेफिनेशन का बेस होता है। किसी भी आधार पर डेफिनेशन किया जाता है। जो चीजें डिफाइंड नहीं है वो अनलिमिटेड होगी, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगा, वो लिमिटेड नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। हम एलियंस के बारे में नहीं जानते, इसलिए आप देखिए कि उसके शेप, रंग, रूप, उसकी बातें, उसका जो एक सटीक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक इंसान का सटीक डेफिनेशन है, ब्लड का सटीक डेफिनेशन है, सेल का सटीक डेफिनेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया का सटीक डेफिनेशन है, एटम, मॉलिक्यूल्स, सबका सटीक डेफिनेशन है, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता है। तो यह सिंपल सा है, लिमिटेड जब भी आया तो वो चीजें डिफाइंड हो गई। अब हम किसी वर्ब को किस आधार पर लिमिटेड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जब बेस नहीं है तो वो नॉर्मल मीनिंग है। ईट का मतलब खाना, लाफ का मतलब हंसना, जो आप सेंस लेते हैं कि वो एक एक्टिविटी है, और उसको हम किस दूसरे संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं वो भी देखना है। तो सिंपल सी बात है कि डिफाइंड किस किस आधार पर होगा। जैसे आप अगर किसी के बारे में पूछना चाहते हैं, जैसे अगर आपको मेरे बारे में जानकारी चाहिए तो आप कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले तो मेरे माँ बाप से, मेरे परिवार से, मेरे दोस्तों से, मैं जहां काम करता हूं वहां से। मतलब यह है कि मेरे आसपास परिवेश या मेरा जीवन जिधर चलता है उस आधार पर ही आप मेरे रिस्ट्रिक्शंस, मेरी क्वालिटी, मेरा डेफिनेशन तय कर सकते हैं। कोई आपको बताएगा कि सर अच्छे नहीं है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है,
तो उस तरीके का डेफिनेशन आपके हिसाब से आपके दिमाग में क्रिएट होगा। किसी ने किसी को कहा कि नहीं वो अच्छे इंसान है, वो जो है लोगों की मदद करते हैं, अच्छा पढ़ाते भी हैं, तो ये डेफिनेशन फिर जिस आदमी ने वो सुना, तो कहने का मतलब है कि हमें कैलकुलेटेड वे में हमारे आसपास की जो चीजें हैं हम उस आधार पर ही किसी एक व्यक्ति का डेफिनेशन ढूंढते हैं। तो वर्ब का कहां से ढूंढेंगे? तो सबसे पहले इसकी साथी संगति किससे है? एक तो है सब्जेक्ट से, ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है इसकी संगति सेंटेंस से। अब देखिए कि जब इसकी साथी संगति सब्जेक्ट से है तो सब्जेक्ट के आधार पर भी, तो सब्जेक्ट में मेजरमेंट स्केल क्या हो सकता है? तो पहला हो सकता है नंबर, जिसके आधार पर हम डिफाइन करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है जेंडर, और तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है पर्सन। पहला होगा नंबर, दूसरा होगा जेंडर, और तीसरा होगा पर्सन। मतलब क्या है कि सब्जेक्ट में हम इन तीन चीजों के आधार पर जो है चुनाव करते हैं। सब्जेक्ट का ये तीन ग्रुप है जो कि सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन का है, जेंडर में वो जो है मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, इस आधार पर हम सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। तो क्या इन चीजों के आधार पर अगर मेरा वर्ब भी रिस्ट्रिक्ट होता है तब हम समझ जाएंगे कि वो फाइनाइट है, और अगर वो नहीं रिस्ट्रिक्ट होगा तब हम क्या समझेंगे कि वो नॉन फाइनाइट है। तो इस चीज को हम चलिए एक एक करके परखते हैं। तो पहले हम नंबर को एक स्केल के तौर पर लेते हैं कि हम मान लीजिए कि एक सेंटेंस लेते हैं पहला, और सेंटेंस में हमने लिखा है ही प्लेज, और सबसे पहले हम इसका नंबर बदल के देखते हैं। तो जब हम इसका नंबर बदलते हैं, मान लीजिए कि इसको मैंने प्लूरल कर दिया, सिंगुलर है यहां पर, तो मैंने इसको क्या किया? इसको दे कर दिया। जैसे इसको दे किया तो देखिए इसको प्ले में चेंज होना पड़ा। दैट मीन्स कि ये रिस्ट्रिक्टेड है अब, कि ये बदलेगा, इसका नेचर बदलेगा। कौन सा नेचर बदल रहा है भाई? तो नंबर बदल रहा है, ठीक है। क्या बदल रहा है? हम क्या बदल रहे हैं यहां पर? तो यहां बदल रहे हैं हम नंबर, और नंबर बदल रहा है इस आधार पर मेरा ये जो वर्ब है वो प्लेस जो है हो गया, कहां से चेंज होकर के? प्लेज से चेंज होकर के। तो आखिरकार जब ये बदल रहा है दैट मीन्स मेरा पहला जो फाइनाइट चेक करने का, फाइनाइट पकड़ने का जो डेफिनेशन मेरे पास आया वो ये आया कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का नंबर बदल देने से वर्ब का फॉर्म चेंज हो जा रहा है, मतलब अगर वो सिंगुलर है तो प्लूरल कर देने से, और अगर प्लूरल है तो सिंगुलर कर देने से अगर वर्ब के फॉर्म्स में तब्दीली आ जाता है और उसको बदलना पड़ता है, तो उस जगह पर, उस सेंटेंस में वो वर्ब फाइनाइट है। पहला डेफिनेशन मेरा तैयार हुआ इस आधार पर। तो पहले जो डेफिनेशन का तरीका है, पहला जो फाइनाइट वर्ब को हम डिफाइन करेंगे वो कैसे डिफाइन करेंगे और हम कैसे समझेंगे? तो एक मेरे पास उपकरण है नंबर। दैट मींस हम ये कह सकते हैं वर्ब व्हिच चेंजेस इट्स फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अ सब्जेक्ट। मतलब यह है कि ऐसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट के नंबर बदलने से बदल जाता है उसे हम कहते हैं फाइनाइट। चलिए दूसरा हम देखते हैं। यहां पर ये मेरा पहला हो गया, यहां पर मैं लकीर खींच देता हूं, इसको आसानी से समझिए और दिक्कत हो तो मुझे पूछिए। फिर मैं यही सेंटेंस ले रहा हूं और कह रहा हूं ही प्लेज। अब मैं इसका जेंडर बदलता हूं, तो अगर मैं इसको सी कर दे रहा हूं तो ये नहीं बदल रहा है। दैट मीन्स कि यहां पर ये मेरा उपकरण नहीं काम किया। मतलब अगर बदलाव आएगा तब तो हम समझेंगे कि भाई रिस्ट्रिक्शन आया। दैट मीन्स ये जो मेरा उपकरण है ये मेरे काम का नहीं है। दैट मीन्स कि ये पता करने में कि कोई भी सेंटेंस में मेरा जो दिया गया वर्ब है वो फाइनाइट है या नहीं है, इस पता करने में जेंडर की भूमिका नहीं है। तो ये मेरा, हम यहां से भी इसको खत्म कर देंगे कि इसके आधार पर हम डिसाइड नहीं कर सकते। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि पोर्शन। तो फिर से हम यहां पर इसको हटा देते हैं और एक सेंटेंस ले लेते हैं, वही वाला ही प्लेस। चलिए इसका पोर्शन बदलते हैं। ये थर्ड पर्सन है, आप इसको जानते होंगे बखूबी कि ही जो है वो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होता है। चलिए हम इसको सेकंड पर्सन करते हैं। अगर हम यहां पर यू करें तो ये बदल करके प्ले हो जाता है, और इस लिहाजन आप देखो कि यहां जो बदलाव हुआ वो किस वजह से हुआ? तो पर्सन की वजह से। दैट मीन्स ये मेरा सही है, ये मेरा काम नहीं कर रहा है, ये मेरा सही है। और अब मेरा दूसरा डेफिनेशन फिर से तैयार हो गया कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पर्सन बदल देने से वर्ब बदल जाता है तो उस सेंटेंस में वो वर्ब फाइनाइट है। अब इस दोनों डेफिनेशन को मिला लीजिए।
मिलाने से क्या होगा? अ वर्ब व्हिच चेंजेस इट्स फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और पर्सन ऑफ अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। मतलब ये कि कोई वर्ब जो कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन बदलने से अपना फॉर्म बदलता है, फाइनाइट कहलाता है। दैट मीन्स मैं आपको सारे जो है टेक्निक, सारा उपकरण आपके सामने रख दे रहा हूं। अब आप इसको डिसाइड करो इस सेंटेंस को। चलो अभी मैं तीसरा, ये सेंटेंस वाली बात नहीं बताया हूं। मतलब ये है कि ये भी मेरा ओके हो गया, ये भी मेरा ओके हो गया। दैट मीन्स कि इससे पता चल सकता है कि मेरा कौन सा वर्ब फाइनाइट है और कौन सा नॉन फाइनाइट। अब चलिए, अब मैं यहां पर एक सवाल आपको बताता हूं। इस वीडियो को यहां पर पॉज करिए और सोच करके देखिए कि इस सेंटेंस में कौन सा फाइनाइट है और कौन सा नॉन फाइनाइट है। चलिए, तो सबसे पहले हम पहला उपकरण लगाते हैं। रोहन है, या इसका नंबर चेंज कर लो, रोहन के साथ सोहन भी जोड़ दो। रोहन एंड सोहन। अब क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा गो। जैसे आप लिखोगे रोहन एंड सोहन, तो ये क्या हो जाएगा? गो। लेकिन ये ऐसे ही रहेगा, टू प्ले। तो देखिए, हमारे सेंटेंस में दिखने को दिख रहा था कि दो एक्शन वर्ड है, एक है गो और दूसरा है प्ले। लेकिन एक्चुअली फाइनाइट कौन सा और नॉन फाइनाइट कौन सा? तो फाइनाइट आपका ये और नॉन फाइनाइट ये। इससे कहीं सर ये जान के फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ, ये फायदा हुआ कि सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि आपके सेंटेंस में आप कैसे पता कर सकते हो कि फाइनाइट कौन सा है और नॉन फाइनाइट कौन सा है। अब जब कभी भी फाइनाइट से रिलेटेड आपके पास कोई रूल है तो उसको आप फाइनाइट पे ही ऐड करोगे, नॉन फाइनाइट में ऐड करने की गलती नहीं करोगे। दूसरा, कहीं ये लिखा हुआ है कि इस सेंटेंस में हम इस सिचुएशन में इस जगह पर फाइनाइट नहीं नॉन फाइनाइट यूज करते हैं। तो आपको समझ में आएगा कैसे यूज करेंगे। नॉन फाइनाइट जब बताएंगे तो हम वहां पर डिटेल में आपके लिए वो बात भी रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो पहला उपकरण मेरा था सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन, इस आधार पर हमने यहां पर ये देखा कि ये जो गोज यहां लिखा हुआ है ये मेरा फाइनाइट है और जो है प्ले वो है नॉन फाइनाइट। और अब ये कहना बिल्कुल गलत हो गया कि मेन वर्ब फाइनाइट होता है। यह सिचुएशन पर निर्भर करता है कि मेन वर्ब कब फाइनाइट होगा और कब नॉन फाइनाइट होगा, हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं ये सेंटेंस में। तो मेन वर्ब के साथ क्या हो गई अब बात कि वो दोनों हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, नॉन फाइनाइट भी हो सकता है। यह निर्भर करता है कि हम कैसे यूज करते हैं। अब सुनिए, यहां एक और सबसे मेन पॉइंट कि जब मेरा मेन वर्ब का यूज फाइनाइट की तरह किया जाता है तब वो एक्शन इंडिकेट करता है। जब उसे फाइनाइट की तरह यूज किया जाता है तब वो एक्शन इंडिकेट करता है। और जब उसे फाइनाइट की तरह यूज नहीं किया जाता है तब वो एक्शन छोड़कर कुछ और इंडिकेट करता है। कुछ और में अलग बात करेंगे जो आप इन्फिनेटिव में पढ़ चुके हैं, जेरंड में पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में पढ़ चुके हैं और पढ़ते हैं कि भाई ये एक ऐसा यूज है वर्ब का जहां पर वर्ब 1 प्लस आईएनजी एडजेक्टिव की तरह या नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। तो ये आखिर कौन सा यूज है? तो ये वही यूज है कि मेन वर्ब को हम वहां पर नॉन फाइनाइट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ड तब तक एक्शन नहीं है जब तक कि वो फाइनाइट की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब इसमें क्या है कि कुछ एक नॉन फाइनाइट को हेल्पिंग वर्ब के साथ रखकर फाइनाइट वाले सिचुएशन में यानी कि एक्शन इंडिकेट कराने वाले में चेंज कर दिया जाता है, जो कि आप कंटीन्यूअस में देखते हो कि आई एम गोइंग में गोइंग कभी नहीं बदलता है। ही लगा दोगे तो भी गोइंग, सी लगा दोगे तो भी गोइंग, वी लगा दोगे तो भी गोइंग। लेकिन क्या है वो कॉम्बिनेशन है वर्ब टू बी प्लस V1 प्लस आईएनजी का। तो वहां है वो नॉन फाइनाइट का फॉर्मेट, चूंकि वो बी के साथ है इसीलिए वो कंटीन्यूअस एक्शन को इंडिकेट कराता है। लेकिन अगर बी के बिना लिख देंगे तो वो एक्शन फिर वहां नहीं दर्शाएगा। इसीलिए मैं जब बता रहा था टेंस में तो मैंने क्या कहा था कि वर्ब 1 प्लस आईएनजी के पहले वर्ब टू बी का होना बहुत जरूरी होता है। ये लिखना बहुत जरूरी है, तभी वो एक्शन होगा। नहीं लिखेंगे तो वो एक्शन नहीं होगा। अब कुछ एक संदर्भ में इलिप्सिस किया जाता है। इलिप्सिस कहने का मतलब है कि उसको हम छिपा देते हैं, हिडन हो जाता है, वो अनावश्यक होता है, नहीं लिखेंगे तो भी मीनिंग आता है। तो उस जगह पर भी वो हिडन जरूर होता है। ये नहीं कहेंगे कि देखिए यहां पर लिखा गया है और जो है आईएनजी और बिना वर्ब टू बी के, तो भी देखो ये एक्शन कंटीन्यूअस एक्शन दिखा। नहीं, वो अंडरस्टूड है, उसमें हिडन है, जरूरत नहीं थी, नहीं लिखा। तो ये बात समझ लीजिए कि सिंपल सा है कि जो फाइनाइट है
वही एक्शन इंडिकेट कराता है। चलिए अब हम यहां पर इसका दूसरा उपकरण देखते हैं सेंटेंस का। तो सेंटेंस में क्या बदलेंगे हम? तो सेंटेंस में बदलेंगे टेंस। तो हम क्या करते हैं कि टेंस बदल करके देखते हैं। चलिए जेंडर वाला हटा देते हैं क्योंकि ये मेरे काम का है नहीं, और इसी सेंटेंस को हम लेते हैं ही प्लेज। इसका जब टेंस बदलेंगे आप तो देखिए प्लेड, तो फॉर्म बदला, तो फॉर्म बदल गया। टेंस क्या था? प्रेजेंट था, मैंने पास्ट कर दिया, तो यहां पर क्या हो गया कि फॉर्म बदल गया। तो अब मेरा क्या है कि ये भी ओके हो गया। तो मेरे पास 3 उपकरण हो गए फाइनाइट वर्ब पता करने का। क्या? पहला उपकरण हो गया कि नंबर, सब्जेक्ट का नंबर। दूसरा उपकरण क्या हो गया? सब्जेक्ट का पर्सन। और तीसरा उपकरण क्या हो गया? सेंटेंस का टेंस। दैट मीन्स जो मेरा फाइनल डेफिनेशन आया वो आया अ वर्ब व्हिच चेंजेस इट्स फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और पर्सन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड फाइनाइट, एंड व्हिच डजंट चेंज इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट। मतलब यह है कि ऐसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या सेंटेंस के टेंस बदलने से अपना फॉर्म बदल लेता है, वो कहलाता है फाइनाइट। और मैंने इतने डिटेल में इसको इसलिए बताया है, मैं इसको फिर से आगे जहां पर मैं नॉन फाइनाइट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां मैं इसको बताऊंगा, स्किप करके थोड़ी बहुत कम जानकारी रख करके, इतना लंबा और डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आपको बता दिया। मैं यहां पर ये इसलिए बताया कि सिर्फ इतना कह देना कि मेन और हेल्पिंग वर्ब दोनों फाइनाइट होता है और बचकर निकल लेना आपके लिए सबसे बड़े कंफ्यूजन का कारण है। आप असमंजस में पड़ जाते हैं कि ला भाई प्ले इस सेंटेंस में फाइनाइट था, अब यहां कह रहा है कि नॉन फाइनाइट है, कैसे भाई? तो ये तो इन्फिनिटिव है। तो इस चीज से बचिए। अब आपको कोई सेंटेंस दिया, टेंस बदल लो। टेंस जब आप बदलोगे तो कहोगे रोहन वेंट, तो यहां इसको आप नहीं बदल सकते हैं, ये वेंट होगा लेकिन ये वैसे ही रहेगा। तो जो अपना फॉर्मेट नहीं चेंज कर रहा है वो नॉन फाइनाइट है। और इसी नॉन फाइनाइट में आपने क्या पढ़ा? इन्फिनिटिव नहीं बदलता है, जेरंड नहीं बदलता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बदलता है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं बदलता है, परफेक्ट पार्टिसिपल उसके फॉर्म नहीं चेंज होते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये हम डिटेल से जब नॉन फाइनाइट बताएंगे तो उस समय इसकी जानकारी हम सामने रखेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा कि ध्यान रखिए कि फाइनाइट जो है वो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और सेंटेंस के टेंस के आधार पर अपना फॉर्मेट बदलेगा। इससे एरर में क्या फायदा कि जहां नहीं बदला हुआ है गड़बड़ है, जहां उसके फॉर्मेट को मैच नहीं कर रहा है, दैट मींस प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आपने नहीं लगाया तो गड़बड़ है, सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब लगा हुआ है तो उसका फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा है, गड़बड़ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो फाइनाइट होता है वही एक्शन इंडिकेट कराता है, या फिर फाइनाइट के साथ अगर नॉन फाइनाइट होता है तो है वो एक्शन इंडिकेट कराता है। जैसे हम कहते हैं कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो यहां पर हमने हैव के साथ लगाया है फिनिश्ड को, जो कि एक पास्ट पार्टिसिपल है, और इसीलिए यहां पर इसे वर्ब का तीसरा फॉर्म कहते हैं क्योंकि वो एक्शन इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर कहें कि फिनिश्ड वर्क तो हम यहां पर वही किसी काम की बात कह रहे हैं जो कि खत्म हो चुकी है, और उसको हम सब्जेक्ट के तौर पर रख दे तो फिनिश्ड यहां पर मेरा पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि क्लॉज किसे कहते हैं। मतलब ये कि क्लॉज उसे कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक उस सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या उस सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग बदलने वाला वर्ब उसमें मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं क्लॉज। अब इस वीडियो को यहां पर पॉज, मेरे सवाल के बाद पॉज कीजिए और सोच कर देखिए कि क्या हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट होता है। आप सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लीजिए और करके देखिए। जैसे मैंने कहा, जैसे एक सेंटेंस ले लीजिए, आप कहते हैं ही इज माई फ्रेंड। अब आप कुछ भी बदल के देख लो, इसमें देखो कि ये इज का फॉर्मेट चेंज होता है या नहीं होता है। अगर आप इसे पर्सन बदल लो पहले तो यू कर दो, अगर आप पर्सन बदले तो कहेंगे यू आर माई फ्रेंड, वहां पर इज जो है वो आर में चेंज हो जाएगा। अब फिर इसके बाद क्या करो, नंबर बदल लो, ही को करो दे, प्लूरल में कर लो, सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, दे आर माई फ्रेंड्स। चूंकि मैंने दे लिया है तो आगे प्लूरल कर दिया, बहुत सारे हैं वे लोग मानते हैं तो फ्रेंड्स कर दिया। चलिए, तो यहां पर क्या हुआ कि ही मतलब यह है कि आप इसे देखो कि अगर आपने इसमें सेकंड पर्सन इस्तेमाल किया तो ये आपका चेंज हो गया आर में,
अगर आपने इसको प्लूरल लिखा दे तो ये आपका चेंज हो गया आर में। आप इसे पास्ट करके देख लो, जब पास्ट करोगे तो इसी का पास्ट फॉर्मेट हो जाएगा वॉज, ही वॉज माई फ्रेंड। तो आपको समझ में आया कि हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट होता है। तो मेन वर्ब फाइनाइट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेन वर्ब के जब फॉर्मेट चेंज होंगे, जब उसको एक्शन निरूपित करने के लिए लिखा जाएगा, तब वो फाइनाइट में आएगा और तभी उसके 5 फॉर्म्स होंगे। अदरवाइज जब वो नॉन फाइनाइट में आएगा तो नॉन फाइनाइट में भैया पहला इन्फिनेटिव, दूसरा जेरेंड, तीसरा पार्टिसिपल। जी हाँ, क्या क्या आएगा नॉन फाइनाइट में? एक छोटा सा ऐसे ही मैं यहां पर लिखकर बता दूं परिचय के तौर पर कि नॉन फाइनाइट जब आएगा तो नॉन फाइनाइट में क्या हो जाएगा कि वो नहीं बदलता है। सबसे पहले तो ये कि नहीं बदलता है। अब इसमें पहला क्या आएगा? इन्फिनेटिव, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? जेरेंड। तीसरा क्या आएगा? पार्टिसिपल। अब देखिए इसी में आता है विद टू और विदाउट टू, इस पर भी बात करेंगे हम। जेरेंड में आता है वर्ब 1 प्लस आईएनजी और इसमें 3 आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए कि इतने यूज हैं एक्शन के जिसमें वो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और सेंटेंस के टेंस के रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करता है। वो कन्वर्टेबल है, वो जैसा लिखेंगे वैसा चेंज हो जाएगा, जैसा लिखेंगे उसके हिसाब से वो सेंस देगा। आप अगर लिख देते हैं रनिंग ट्रेन इज डेंजरस तो वो रनिंग जो है प्रेजेंट वाला आ जाएगा। कह देंगे रनिंग ट्रेन वॉज डेंजरस तो वो पास्ट का इंडिकेशन देगा, मतलब उस रनिंग ट्रेन को इस प्रेजेंट और पास्ट के रिस्ट्रिक्शन से निकाल दिया गया है। सीधा सीधा सेंस दिया है कि ट्रेन जो दौड़ती है खतरनाक है, दौड़ रही है तो खतरनाक है, दौड़ रही थी खतरनाक थी, ऐसा सेंस आएगा वहां पर। तो ये बात आसानी से समझ गए कि इतनी सारी चीजें हैं जो कि आपके वर्ब के रिस्ट्रिक्शन से नहीं, जो 5 फॉर्म को पढ़ते हैं उसको फॉलो नहीं करता है। तो एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं कि क्लॉज इज अ सेंटेंस which contains a subject and a finite verb. और finite verb क्या है? तो finite verb is a verb which changes its form on the basis of number or person of a subject and tense of a sentence. मतलब ये कि clause वो है जिसमें एक subject होगा, एक finite verb होगा। finite verb वो है जो कि अपने subject के number, person और sentence के tense के हिसाब से अपना फॉर्मेट चेंज कर लेगा, वो finite होगा। और इस संदर्भ में मेन वर्ब फाइनाइट होता है, मेन वर्ब फाइनाइट नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्लॉज तभी होगा जब वो फाइनाइट वाला फॉर्म होगा उसमें, चाहे किधर भी, ठीक है। दूसरा कि अब यहां पर क्या है कि फाइनाइट किसको कहा? तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अपना चेंज कर लेता है फॉर्म, ठीक। जो नहीं करता है वो नॉन फाइनाइट होता है और उसमें इतने सारे आ जाते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल और फिर क्या आ जाता है उसमें? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए अब यहां पर कैटेगरीज ऑफ क्लॉज। अब देखिए पहला है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये दो है, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहां पर एक अतिरिक्त ज्ञान छोटा सा कि बहुत सारे बच्चे इसमें PRINCIPAL और प्रिंसिपल PRINCIPLE इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। यह है प्रिंसिपल क्लॉज, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है प्रधान और इसका मतलब होता है सिद्धांत। जी हां, ये ध्यान रखिएगा। PLE का मतलब प्रधान नहीं, सिद्धांत। PAL का मतलब प्रधान। तो अब यहां पर देखिए कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज,
जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आसानी, तो इसी में देखिए इसका मीनिंग छिपा हुआ है। प्रिंसिपल का मतलब क्या, कि जो मुख्य हो। जो मुख्य हो इसका मतलब है कि कंप्लीट जो होगा वही मेन होगा, जिसमें सारे गुण होंगे। मुख्य कौन होता है, मुखिया कौन होता है, वही जो सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं, कि मतलब जितने हैं उसमें से सबसे ज्यादा। तो प्रिंसिपल कहने का मतलब है कि आप इसे कह सकते हो मेन क्लॉज। अब दूसरा देखिए कि ये जो है प्रिंसिपल है, इसका मतलब ये स्वतंत्र है, तो आप इसे ये भी कह सकते हो इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये इसके नाम हैं और कुछ नहीं। मेन क्लॉज, कंप्लीट क्लॉज, इनकम्प्लीट क्लॉज, तो ये कंप्लीट क्लॉज है। अब इसका क्या सेंस है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज किस आधार पर होगा, कैसे हम कहते हैं इसको इंडिपेंडेंट। तो भाई सेंटेंस में डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी किस चीज के लिए हो सकती है, तो हो सकती है मीनिंग के लिए। तो मतलब यह है कि ऐसा सेंटेंस जो अपने सेंस के आधार पर यानी सेंस में कंप्लीट हो, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ऐसा सेंटेंस जो अपने सेंस में, ऐसा क्लॉज जो कि कंप्लीट सेंस देता हो, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और ऐसा सेंटेंस, अब यहां देखिए सब का मतलब होता है अधीन। जी हां, सब का मतलब होता है अधीन। जैसे आपने सबवे सुना है, छोटा मार्ग होता है, उससे मेन मार्ग से अलग। तो यहां सिंपल सा समझिए कि सब ऑर्डिनेट कहने का मतलब है कि ये मेन नहीं होगा, ये क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, सेकेंडरी होगा। ठीक है, डिपेंडेंट कह सकते हैं, ये इनकम्प्लीट कह सकते हैं इसको। तो ये नाम के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको समझ में आ रहा है कि सबऑर्डिनेट का क्या मतलब है और प्रिंसिपल का क्या मतलब है, तो आप आसानी से सेंटेंस में पहचान भी पाएंगे कि विच वन इज सबऑर्डिनेट एंड विच वन इज प्रिंसिपल। तो उस आधार पर आप जो है कंसेप्ट को अप्लाई भी कर पाएंगे, या जो रूल आपको दिया जाता है आप उसको लगा पाएंगे, या एरर कहीं पर है तो आप पता लगा पाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि प्रिंसिपल क्लॉज ऐसा क्लॉज है जो अपने सेंस में कंप्लीट होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसा क्लॉज है जो कि अपने सेंस में इनकम्प्लीट होता है और डिपेंड होता है प्रिंसिपल क्लॉज या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। किस चीज के लिए, तो अपने कंप्लीशन के लिए, मतलब अपनी पूर्णता के लिए। या तो वो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है या किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर डिपेंड होता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि हु इज माई फ्रेंड, या मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो इसको नहीं समझिएगा कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहां पर मैं लिखता हूं कि राम इज अ डॉक्टर। देखिए, तो इसका मीनिंग कंप्लीट है। और यहां जो हु है, चूंकि क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मतलब है जो, और जो मेरा दोस्त है, तो अब ये इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर आप इस दोनों को मिला देते हैं तो जो एक सेंटेंस बनता है कि राम इज अ डॉक्टर हु इज माई फ्रेंड, Who is my friend। अब देखिए कि ये पूरा सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें ये आपका पीसी है और ये आपका एससी है। पीसी कहने का मतलब है प्रिंसिपल क्लॉज और एससी कहने का मतलब है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सीधा सा है कि प्रिंसिपल क्लॉज वैसा क्लॉज है जो कि अपने मीनिंग में कंप्लीट होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज वैसा क्लॉज है जो अपने मीनिंग में इनकम्प्लीट होता है। अब देखिए कि बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से बताते हैं कि इसमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ होता है। मैं बिल्कुल आपको ऐसा नहीं कहूंगा। आप खुद पढ़ो, खुद पता करो कि पढ़ करके कौन सा सेंटेंस ये लगता है कि सबऑर्डिनेट है और कौन सा लगता है कि प्रिंसिपल है। मैं यहां पर एक दो सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, कहता है इफ he works hard he will pass। यहां दो सेंटेंस है, if he works hard he will pass। अब इसको आप पढ़िए और इस दोनों को पढ़ करके देखिए कि किसका मीनिंग कंप्लीट है और किसका इनकम्प्लीट है। आपको इससे कोई क्या लेना देना है, ये क्या है नहीं है, हम बाद में पढ़ लेंगे तो समझ लेंगे, देख लेंगे, लेकिन पहले उस लायक तो हो जाएं कि थोड़ा थोड़ा करके सीखें। एक ही बार सब ज्ञान लेंगे तब करेंगे, ऐसा नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा ना। हम यहां आपको एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का फोड़ दें आपके सर पर बॉम्ब, पता चलेगा कि आप अटक गए कि ये क्या होता है। बोल लीजिए कंजंक्शन पढ़िए,
मेरे कहने का मतलब है कि कुछ भी ऐसा शब्द लगा हुआ है जो आपके वाक्य के मीनिंग को इनकम्प्लीट बनाता है, तो इनकम्प्लीट क्लॉज है, दैट मीन्स वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और आप यहां पर इसको आसानी से देखिए, कह रहा है ही विल पास, ये कंप्लीट सेंटेंस है कि वह पास करेगा। और कह रहा है यहां पर कि अगर ये इफ नहीं होता इसमें, ही वर्क्स हार्ड, तो भी ये कंप्लीट होता। लेकिन यहां पर इफ लगाने से क्या हो गया कि अगर वह कड़ी मेहनत करता है, तो आपके मन में एक अधूरी बात आई ना, तो क्या? अगर कोई इतना कह के बोल के चुप हो जाए कि अगर वह कड़ी मेहनत करता है, तो सामने वाले के मन में आएगा तो क्या होगा? क्या कह रहे हो, किस चीज से रिलेटेड कह रहे हो? कहीं ना कोई सवाल आपके मन में रह जाएगा, मतलब वो इनकम्प्लीट है, अधूरा है। अब इसके साथ इसको मिला लीजिए तो एक पूरा मीनिंग देगा कि अगर वो मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, तो पास करेगा, तब इसका कंप्लीट सेंस आता है। तो इस आधार पर आप आसानी से यह समझ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। एंड नाउ यू आर कैपेबल टू चूज व्हिच वन इज सबऑर्डिनेट एंड व्हिच वन इज प्रिंसिपल। तो इस सेशन के अंत में मैं एक वर्कशीट लगा रहा हूं जिसमें आपको यह पहचानना है कि उसमें से सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है और प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। इस पर आप प्रैक्टिस कर लो। अगले दिन हम इससे रिलेटेड जो टेंस का संदर्भित नियम है, साथ में इमेजिनेशन में जो यूज होता है, हम इमेजिनेशन में वर्ड यूज करते हैं, तो क्या ये वही वर्ड है जो हेल्पिंग वर्ब में होता है? बहुत सारी बातें हैं, बैक टू बैक यहां पर हम 3-4 सेशन में लगातार इसी तरह की बातें करेंगे। ये हो सकता है कि लगातार आए या 1-2 दिन के गैप पर ये एपिसोड आए रेगुलर सेशन वाला, क्योंकि मुझे इडियम्स एंड फ्रेजेस और रूट वर्ड्स भी लेकर के आने होते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां पर जो अभी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एक बार फिर से मैं कंक्लूड कर देता हूं कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज होते हैं, हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। फिर मैंने कहा कि क्लॉज इज अ सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो कि सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म बदल लेता है। जो नहीं बदलता है वो नॉन फाइनाइट। मेन वर्ब दोनों हो सकते हैं, फाइनाइट भी, नॉन फाइनाइट भी। ये सिचुएशन डिसाइड करता है कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब हमेशा फाइनाइट होता है, वो जब भी सेंटेंस में आएगा, नंबर बदलें, पोर्शन बदलें या टेंस बदलें, वो अपना फॉर्म बदलेगा। मॉडल वर्ब के साथ सिर्फ जब हम टेंस बदलते हैं तब वो बदलता है। इट्स अ केस ऑफ एक्सेप्शन, क्योंकि मॉडल कुछ एक विशेष परिस्थितियों में है, मॉडल सबके साथ सेम है। तुम्हारी संभावनाएं, तुम्हारा इमेजिनेशन, मेरी संभावनाएं, मेरा इमेजिनेशन, ऑल आर सेम। दैट्स व्हाई विल हम ही के साथ भी, सी के साथ भी, यू के साथ भी और दे के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। पुराने जमाने में सैल और विल के साथ डिफरेंशिएशन था, बट धीरे धीरे विद द डेवलपमेंट और लैप्स ऑफ टाइम इसको हटा दिया गया। अब हम हर जगह विल ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए, फिर मैंने बताया कि क्लॉज दो प्रकार का होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज जो मीनिंग में कंप्लीट होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि इनकम्प्लीट होता है। और मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पर कहा इफ ही वर्क्स हार्ड इट्स अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, और फिर मैंने कहा कि ही विल पास इट्स अ प्रिंसिपल क्लॉज। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं। साथ ही क्लॉज किसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन आपको मिला, और क्लॉज कितने प्रकार का है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या डिफरेंस है। लास्ट में लगाया गया असेसमेंट टेस्ट जरूर बनाइए, और ज़्यादा क्लियर होगा। अगर कोई दुविधा आपके मन में रहती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे सूचित करिए, अगले एपिसोड में हम उसका समाधान लेकर के आएंगे। ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा, इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। अगले दिन इसी जगह से इसी एपिसोड के अगले हिस्से को लेकर के उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।